ये कहानी जमीन से स्टार्ट होकर हवा में उड़ती है, हवा में उड़ते हुए अचानक से डुबकी लगाती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल, जो जमीन पर पहुंचकर खत्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो पेशे से गवर्नर की बेटी इवा का बॉडीगार्ड था, पर उसके मन में एक बात का हमेशा पछतावा था कि वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया। इस कारण वो अक्सर दुखी रहता था। पर इस हालात में भी जब उसे इवा के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात किया जाता है तो वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है। इवा प्लेन से ट्रैवल करने के लिए निकलती है, जहाँ एयरपोर्ट पर उसे जेड और काइल भी दिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों भी इवा के साथ ही ट्रैवल करने वाले हैं। पर इवा के बॉडीगार्ड ब्रैंडन को देखकर उनका मजाक किरकिरा हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये बूढ़ा उन पर रोक टोक लगाएगा। इस बारे में वो इवा से बात करते हैं। इवा उन्हें बताती है कि उसके गवर्नर पिता उसे बिना बॉडीगार्ड के पार्लर भी नहीं जाने देते। थोड़ी ही देर में प्लेन की उड़ान का टाइम हो गया तो वो जल्दी से प्लेन में आ गए, जहां वो पाते हैं प्लेन की आधी सीट्स तो खाली ही थी। हवाई सुंदरी उन्हें अपनी कुर्सी की पीठी बांधने की एक्टिंग करके दिखाती है तो एक स्टाफ मेंबर ऑक्सीजन मास्क कैसे यूज करना है ये दिखाता है। अब प्लेन थोड़ी दौड़ लगाकर हवा में उड़ने लगता है। थोड़ी देर तक प्लेन शांति से हवा में उड़ता है, पर थोड़ी ही देर में उन्हें टर्बुलेंस की वजह से झटका महसूस होने लगता है। टर्बुलेंस का झटका रोड पर बने स्पीड ब्रेकर के झटके जैसा ही होता है, जिसे हम हवा में महसूस कर सकते हैं। हवाई सफर में टर्बुलेंस आना आम बात है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान न देकर सब सफर एंजॉय करने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में फिर से टर्बुलेंस की वजह से एक बड़ा झटका महसूस होता है, मानो कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया हो। इंजन के साइड वाले पैसेंजर्स को इंजन का टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस होने लगता है। वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सारे ही पैसेंजर्स में इस गड़बड़ी की बात होने लगती है। मामले की गंभीरता को देख ऑक्सीजन मास्क वाला क्रू मेंबर भी आ जाता है और सबको कहने लगता है कि इंजन में पंछी जाने की वजह से इंजन हल्का सा गर्म हुआ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके ऐसा बोलने से पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली, पर थोड़े ही समय में प्लेन और जी जान लगाकर हिलने लगा और अचानक से इंजन धू धू करके जलने लगा। ये देखकर पायलट सभी को सीट बेल्ट लगाकर अपनी जगह बैठने को कहता है, पर अपनी पूरी दुनिया हिलती देख पैसेंजर्स की जान गले में आ लटक गई। फिर भी सभी लोग पॉजिटिव सोचने की एक्टिंग करने लगे, जिससे उन्हें थोड़ी देर राहत मिलती है। पर समय के साथ सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती गई। कुछ ही समय में इंजन जलकर कोयला होने लगा। उसका एक पार्ट उखड़कर प्लेन से टकराया। इस टकराव से प्लेन में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया और इसी दौरान एक पैसेंजर की डेथ भी हो गई। एयर रेजिस्टेंस की वजह से सुराख और भी बड़ा होता गया, जिससे कुछ पैसेंजर्स हवा में उड़ गए और प्लेन में मौजूद चीजें यहाँ वहाँ टकराकर बाहर जाने लगी। अपने ऊपर ओपन टेरेस देखकर पैसेंजर्स ने सीट को कसकर पकड़ लिया, पर हवा के बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो सीट समेत हवा में उड़ गए। जिन खतरों के खिलाड़ियों ने अपने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, वो सीट पकड़कर हवा में लहराने लगे। इस सिचुएशन में हवाई सुंदरी एक पैसेंजर की हेल्प करने के लिए मशक्कत करने लगी, पर उसका खुद का वजन कम होने के कारण वो पैसेंजर के साथ हवा में उड़ गई। अब तक आधे पैसेंजर्स इस हवाई सफर में हवा में उड़ गए थे और बचे कुछ पैसेंजर्स की हालत पतली हो चुकी थी। प्लेन में सुराख के साथ ही एक इंजन के डैमेज होने की वजह से प्लेन सीधा समुद्र में क्रैश लैंडिंग कर जाता है। प्लेन धीरे धीरे डूबने लगा। प्लेन समुद्र में टकराने से एक यात्री लोहे के टुकड़े से टकराया और कुछ यात्री वहीं पर कुचलकर मारे गए। अगले कुछ समय तक प्लेन धीरे धीरे पानी में जाता रहा। समुद्र के अंदर एक ठोस बेस जैसा कुछ था। प्लेन उस पर 45 डिग्री में लटक गया। ये समुद्र के अंदर खाई से पहले वाला हिस्सा था। आगे गहराई बहुत ज्यादा थी। प्लेन इस तरह टेढ़ा होकर अटकने से आगे के हिस्से में पानी और ऊपर वाले पिछले हिस्से में हवा भर गई। इसे आप बोतल को पानी में क्रॉस करके देख सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में पानी रहेगा और ऊपर वाले हिस्से में हवा। थोड़ा होश संभालने पर यात्रियों ने देखा कि उनमें से ज्यादातर यात्रियों के हाथ पैर टूटकर वो लंगड़े लूले हो गए हैं। उनका ध्यान बार बार पानी की ओर जा रहा था। पानी में उन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी। साथ ही उन्हें पानी में किसी चीज की आहट महसूस हो रही थी, जिसके बारे में इन्हें जल्द ही पता चलेगा, और हमें भी। इस दौरान बॉडीगार्ड पानी से बाहर निकला। वो अपने साथ रोजा नाम की एक छोटी लड़की और उसकी बूढ़ी दादी को लाया। दादी के फेफड़ों में पानी भरने की वजह से वो फड़फड़ा नहीं रहे थे, मतलब दादी सांस नहीं ले रही थी। एक युवक किसी तरह से पानी को बाहर निकलता है, जिससे दादी के फेफड़े फिर से फड़फड़ाने लगते हैं। धीरे धीरे यात्री अपने साथियों के बारे में पूछने लगे, जहाँ पर उन्हें पता चला कि उनके साथी कब के उड़ चुके हैं। ये सुनकर वो सभी दुखी हुए, क्योंकि ये सब भी अभी मरने वाले थे। क्योंकि ये पानी और हवा वाला सीन कब क्लाइमेक्स में बदल जाएगा, इस बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था। अब तो इनकी जीने की आस रेस्क्यू टीम पर टिकी थी। ऊपर कांटेक्ट करने के लिए इवा ने अपना फोन निकाला
पर समुद्र के अंदर उसे नेटवर्क नहीं मिला। अचानक से एवा के दिमाग में एक आइडिया आई प्लेन की सुराग से ऊपर जाने की, पर इस पर उसके बॉडीगार्ड ने कहा कि इस आइडिया में उनके बचने के चांसेस ना के बराबर है, इसलिए उन्हें प्लेन में रहकर ही रेस्क्यू टीम का इंतजार करना होगा। इस पर सहमति दर्शाते हुए क्रू मेंबर ने कहा कि प्लेन के क्रैश होने से पहले पायलट ने टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। अभी तो प्लेन के ऊपरी हिस्से में फंसी हवा की वजह से उनकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो रही थी। बैकअप के लिए जब ऑक्सीजन टैंक चेक किए गए तो वो उन्हें खाली मिले। तभी क्रू मेंबर को याद आता है कि उनके प्लेन में एक यात्री था जिसके पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था, तो उसे ढूंढने के लिए एवा का बॉडीगार्ड फिर से पानी में चला जाता है। प्लेन के डूबे हुए हिस्से में उसे कई लाशें दिखाई देती है जो सीट बेल्ट से बंधी थी। पानी में डूबने से उन सबकी मृत्यु हो गई थी। इनमें उस बूढ़ी दादी का सुहाग भी निपट गया था। उसकी कैप लेकर बॉडीगार्ड ऊपर आने लगा। ऊपर आते वक्त उसे खिड़की के बाहर किसी चीज के होने का अंदेशा हुआ, पर वो उसे ठीक से देख नहीं पाया। ऑक्सीजन टैंक मिलने के बावजूद वो ऊपर न जाकर इधर उधर चीजें टटोलने लगा। अचानक उस पर एक रहस्यमय चीज ने हमला कर दिया। वो एक शार्क थी। बॉडीगार्ड पानी में छटपटाने लगा। शार्क से लड़ने के लिए उसकी बॉडी थोड़ी कम पड़ रही थी। इनकी लड़ाई की वजह से पानी में उथल पुथल मच गई, जिसे देखकर यात्री और भी घबरा गए। अचानक से बॉडीगार्ड पानी से बाहर आ गया। उसने ऑक्सीजन टैंक और उस बूढ़े आदमी की कैप उस दादी को दी। तभी शार्क उसे अंदर घसीटते हुए ले गई। बॉडीगार्ड शार्क से बचकर उन्हें आखिरी सलामी देने आया था। इस हादसे के बाद सभी लोगों का गला सूखने लगा। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुकी थी, जो एवा के लिए आई थी, क्योंकि वो एक गवर्नर की बेटी थी। पर समुद्र के ऊपर से उन्हें प्लेन की लोकेशन ढूंढने के लिए कोई भी चीज नहीं देखी। नीचे प्लेन में पैसेंजर्स को प्लेन टूटने की आवाज महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन की गिरावट की वजह से ऑक्सीजन टैंक खोला गया। अचानक से उन्हें पानी लाल होता हुआ दिखाई दिया। खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें शार्क नजर आती है जो बार बार प्लेन को टक्कर मार रही थी, क्योंकि बाहर वाले उसके एरिया में आ गए थे। ज्यादा देर तक हवा में उड़ने से हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने लगा, तो रेस्क्यू टीम खाली हाथ ही लौट गई। प्लेन में लगातार टपकते पानी से पैसेंजर्स ने कैलकुलेशन की, जिसके मुताबिक 4-5 घंटे में प्लेन पूरी तरह डूब जाएगा। पर प्लेन धीरे धीरे नीचे धंसता ही जा रहा था और पायलट वाला हिस्सा अब पूरी तरह से खाई में था। प्लेन के नीचे खिसकने से पानी का लेवल और बढ़ गया। अब सभी को लगने लगा था कि बचने के लिए उन्हें प्लेन से बाहर जाना ही पड़ेगा, साथ ही उन्हें शार्क से भी बचना था। तभी छोटी लड़की को स्कूल में सिखाई बात याद आती है। उन्हें सिखाया गया था कि शार्क्स को बबल्स पसंद नहीं होते। उसी समय एक यात्री कहता है कि कुछ पैसेंजर्स के पास स्कूबा डाइविंग का सामान था। ऊपर रेस्क्यू टीम दोबारा फ्यूल भर के आ जाती है। अब उन्हें प्लेन के कुछ टूटे पार्ट्स नजर आने लगते हैं। प्लेन का मलबा देखकर 2 गोताखोर पानी में कूदते हैं। पानी में कूदते ही उन्हें प्लेन दिखाई देता है। प्लेन की खिड़की से उन्हें पैसेंजर दिखाई देते हैं। पैसेंजर्स ने भी अब गोताखोरों को देख लिया था। उनमें से एक गोताखोर प्लेन की विंडो के सामने आकर इशारों में उन्हें बताने लगता है कि आप सबको डरने की जरूरत नहीं, हम आप सबको बचा लेंगे। अचानक उसके पीछे एक शार्क दिखाई दी। यात्रियों ने उसे सतर्क करना चाहा। गोताखोर जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ उसे कुछ नहीं दिखा। गोताखोर ने कहा मैं ठीक हूँ। उसके ऐसा कहते ही शार्क गोताखोर को पानी के अंदर घसीटती हुई ले गई। उसके बाद वो गोताखोर नजर नहीं आया। थोड़ी देर तक प्लेन के ऊपरी हिस्से में हलचल महसूस हुई। उसके बाद गोताखोर का कटा हुआ पैर ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दिया। अब इनकी सारी उम्मीद दूसरे गोताखोर पे थी। बहुत इंतजार करने के बावजूद दूसरा गोताखोर उन्हें कहीं नजर नहीं आया। इसका मतलब शार्क उसे भी निपटा चुकी थी। ऊपर हेलीकॉप्टर भी उनका इंतजार करता रहा, पर जब उनके फ्यूल दोबारा कम हो गया तो उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। अब यात्रियों को लगने लगा कि अगर गोताखोरों का ऑक्सीजन टैंक उन्हें मिल जाए तो कुछ लोग ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए एवा का फ्रेंड जेड पानी में उतरता है। पानी के अंदर उसका बैलेंस जाकर वो गिर गया। यात्रियों को टेंशन से निकालने के लिए वो हंसकर कहने लगा मैं ठीक हूँ। तभी अचानक शार्क ने पीछे से उसका पैर चबा लिया। पता नहीं क्यों, पर शायद शार्क को मैं ठीक हूँ ये सब पसंद नहीं थे। यात्री पूरी जान लगाकर जेड को ऊपर खींचने लगे। उसे ऊपर खींचने पर पता चला शार्क उसका लेग पीस ले गई थी। खून खराबे में शोर शराबा होने लगा। खुशकिस्मती से रोजा की बूढ़ी दादी एक नर्स निकली। उसने खून रोकने के लिए मेडिकल फॉर्मेलिटी पूरी की। जेड अपनी कटी टांग देखकर सोचने लगा कि अब वो खेलकूद कैसे करेगा। एवा बाकी सब छोड़कर स्कूबा डाइविंग वाली इक्विपमेंट लेने के लिए चली गई। एवा को अंदर स्कूबा डाइविंग वाली बैग मिल गई, पर इस दौरान उसे बार बार महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कुछ तो है। उसके सामने खतरनाक दिखने वाला ऑक्टोपस आ गया। एवा ने उसे कुछ नहीं किया और थोड़े ही समय में ऊपर आ जाती है। एवा के साथ उनकी उम्मीद भी आ गई थी, पर उस बैग में सिर्फ 4 लोगों का सामान था। मतलब इनमें से सिर्फ 4 लोग ही ऊपर जा सकते थे। इतने में उन्हें प्लेन से कुछ टकराने की आवाज आती है, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखता। वहीं पर जख्मी जेड भी अब तक दम तोड़ चुका था। उसके फेफड़े फड़फड़ाना बंद कर चुके थे।
धीरे धीरे प्लेन दोबारा नीचे खिसकने लगा। अगर ये लोग प्लेन के साथ नीचे चले गए तो समुद्र के अंदर के प्रेशर से वैसे ही मारे जाएंगे। पायलट वाला हिस्सा धीरे धीरे आगे से अलग होने लगा, जिससे अब प्लेन 2 टुकड़े में बंटने वाला था। अब ये सब जल्दी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही इन्हें पानी में बबल्स भी बनाने थे, जिससे कि ये शार्क को दूर रख सके। अब ऑक्सीजन मास्क वो कुछ यात्रियों को पहना देते हैं। अब तक प्लेन की छत भी सनरूफ हो गई थी। सबको ऑक्सीजन मास्क पहनाकर ईवा बिना ऑक्सीजन मास्क के ऊपर जाने की ठान लेती है। पायलट वाला हिस्सा धीरे धीरे से पूरा ही अलग हो गया था। बाकी बचा हिस्सा भी जल्दी समुद्र में कूदने की कगार पर था। सभी लोग बबल छोड़ते हुए प्लेन से बाहर निकलने लगे। फिर से शार्क आकर ईट मेंबर पर हमला कर देती है। रोजा की दादी अपने पति के मृत्यु के बाद जीने की उम्मीद छोड़ देती है, इसलिए वो बाहर न जाकर वही प्लेन में अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। ईवा को बाहर निकलते वक्त दूसरे गोताखोर की लाश नजर आती है। वो उसका ऑक्सीजन मास्क पहन लेती है। बाकी यात्री ऑक्सीजन के साथ ऊपर चले गए थे, पर जब ईवा की बारी आई तो उसके सामने शार्क आ गई। ईवा उसके सामने बिना हिले खड़े रही। कुछ देर बाद शार्क वहां से जाने लगी, पर जाते जाते शार्क ने अपनी पूंछ से ईवा के चेहरे पर थपेड़ मार दी थी, जिससे उसका मास्क पानी में गिर गया। अब ईवा के पास ऑक्सीजन मास्क ढूंढने जितना टाइम नहीं बचा था। गिरते हुए प्लेन से ईवा ऊपर आने की कोशिश करने लगी। सीट पकड़कर वो जैसे तैसे बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही प्लेन समुद्र की गहराई में खो गया। बिना ऑक्सीजन मास्क के ईवा के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गई। उसके फेफड़ों में अब पानी भर गया था। बेहोशी की हालत में ही वो लाइफ जैकेट की हेल्प से ऊपर आने लगी। ईवा की जान निकलने से पहले वो समुद्र से बाहर आ गई थी। बाहर आते ही उसकी सांसें फिर से चलने लगी। अब तक रात हो गई थी। इस घने समुद्र में ईवा अकेले ही समुद्र में तैर रही थी। सब तरफ ढूंढने पर भी उसे बाकी यात्री दिखाई नहीं दिए, पर अचानक से वहाँ पर रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर आ गए। रेस्क्यू टीम ने ईवा को बचा लिया। हेलीकॉप्टर में बाकी यात्रियों को देखकर ईवा को खुशी महसूस हुई। ईवा गवर्नर की बेटी होने की वजह से रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती रही। क्या आम लोगों के लिए ये सब किया जाता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।